मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 4 केंद्र की सरकार इसके आगे का पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग केंद्र सरकार किसे कहते हैं इसे पढ़े थे और केंद्र सरकार क्या होता है, उनके उसका क्या क्या कार्य होता है इसको भी हम लोग देखे थे। संसद क्या है और संसद कैसे बनती है इसको भी पढ़ चुके थे। लोकसभा किसे कहते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। राज्यसभा किसे कहते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, संसद का क्या क्या कार्य होता है, कार्यपालिका किसे कहते हैं और साथ में राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियां इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर और बता देती हूँ कि भारत की कार्यपालिका का जो मुखिया होता है राष्ट्रपति होता है और सरकार का समस्त कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है, लेकिन वास्तव में निर्णय जो होता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए जाते हैं। राष्ट्रपति की जो महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं जिसमें क्या होता है, जो भी भारत के उच्च पद पर आसीन होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति जो है दूसरे देश के साथ युद्ध या संधि या समझौते कर सकता है। भारत को अगर किसी दूसरे देश से खतरा हो तो पूरे देश के लिए वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है, मतलब कि दूसरे देश से युद्ध आदि का खतरा हो तो वो पूरे आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति जो होता है उसको क्षमादान देने की शक्ति होती है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति तुमने कोई अपराध किया हो तो उसको क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है। लेकिन राष्ट्रपति इन सारी शक्तियों का उपयोग जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अब इसके बाद हम लोग आगे आज पढ़ते हैं, है ना। राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आप कभी सोच सकते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो भारत के किसी उच्च पद पर आसीन हो रहा है तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। और क्या कि वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और साथ में भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद जो है ग्रहण ना किया हो, मतलब कि कोई भी सरकारी जैसे सरकारी नौकरी में रहते हैं तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन ही आएगा। तो अगर ऐसे पद पर वह आसीन है तो जब वह निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रहा है और निर्वाचित हो रहा है तो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राष्ट्रपति पद जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अपने पद पर जिस दिन से वह जैसे शपथ लेता है उस दिन से वह 5 वर्ष के लिए उस पद का अधिकारी हो जाता है। लेकिन उसको एक चीज और है, जब तक वह अपने पद पर आसीन होता है 5 वर्ष के लिए तो होता ही है ना, लेकिन उन्हें अगर वह चाहे तो अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। अगर मान लीजिए वह नहीं बनना चाहता है राष्ट्रपति या फिर किसी भी कारणवश तो वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है अगर बात है तो जो है उच्च न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, वही शपथ उनको दिलाता है। और राष्ट्रपति जो है अब यहाँ पर जैसे अपने पद से वह चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन यहाँ ऐसी भी स्थिति है कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ये महाभियोग होता क्या है, महाभियोग का मतलब होता है अगर राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है या अपना कार्य ठीक से नहीं करता है तो ये प्रक्रिया चलाई जाती है, मतलब इस प्रकार की प्रक्रिया चलाई जाती है और इस प्रक्रिया के द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है अपने पद पर जब तक आसीन होता है, राष्ट्रपति जो है अपने पद पर तब तक आसीन होता है जैसे 5 वर्ष उसके पूर्ण हो चुके हैं, जिस दिन उसने शपथ ली थी उस दिन से लेकर के पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन
जब तक कोई दूसरा जो राष्ट्रपति है वह यानी कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो है अपना पद जब तक ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक पूर्व राष्ट्रपति जो है अपने पद पर आसीन होता है। और राष्ट्रपति जो है भारत की निर्वाचन प्रक्रिया में एक से अधिक बार भाग ले सकता है, मतलब एक राष्ट्रपति जो है दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वह प्रति माह 5 लाख रुपए होते हैं, ठीक है। और हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वे हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। अब इतना तो आप लोग को अब समझ आ गया होगा राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, कार्य क्या क्या कार्यकाल मतलब राष्ट्रपति की नियुक्ति कितने वर्ष में होती है, बहुत सारी चीजें जो है मैंने आप लोग को यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में बता दिया। अब हम लोग यहाँ आगे का देखते हैं कि जैसे कि राष्ट्रपति की शक्ति हम लोग पढ़ चुके, अब आगे देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है देखिए, पिछली कक्षा में आपने जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन किया। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने अभी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं। यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है, इसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, ठीक है। अब उच्चतम न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियां, जिस प्रकार से हम लोग अभी राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में पढ़े, वैसे ही यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का क्या क्या अधिकार होता है, इसकी क्या शक्तियां होती है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो उच्चतम न्यायालय का जो अधिकार होता है उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, और वो 3 क्षेत्र क्या क्या हैं यहाँ पर देखते हैं। पहला है प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र इसमें क्या है, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मुकदमों की सुनवाई कर सकता है। यहाँ प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत क्या बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय जो है निम्नलिखित मुकदमों की सुनवाई करता है, जिसमें पहला क्या दिया है, ऐसे मुकदमे जो केंद्र व राज्य सरकार के बीच हो। केंद्र और राज्य सरकार मतलब कि केंद्र किसको कहा जाता है, दिल्ली की जो सरकार है उसको केंद्र की सरकार कहा जाता है, और राज्य सरकार मतलब कि हमारे देश में कुल 29 राज्य हैं, तो वो उनके बीच में किसी राज्य या फिर केंद्र की सरकार के मध्य कोई मुकदमा हो तो इस मुकदमे की सुनवाई जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। दूसरा क्या दिया है, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत ऐसे मुकदमे जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवादित हो, मतलब 2 राज्यों के बीच में अगर किसी बात को लेकर के अगर विवाद हो रहा है तो वो उन मुकदमों की सुनवाई जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। तीसरा क्या बता रहे हैं, ऐसे मुकदमे जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित हो। अब तीसरा क्या है, मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ ही चुके थे, है ना। अध्याय 2 में हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार के बारे में। तो कोई भी नागरिक है उसके किसी भी मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। तो इन 6 मौलिक अधिकारों में से किसी नागरिकों के किसी भी मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय जो है उसकी सुनवाई करता है। इसके बाद में अब ये उच्चतम न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दूसरा आता है अपीलीय अधिकार। जैसे कि यहाँ पर अपीलीय माने अपील करना, है ना। इसके अंतर्गत यह न्यायालय संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि आप लोग उच्च न्यायालय में अगर कोई मुकदमा चल रहा है और वो मुकदमा जो है चाहे वो संवैधानिक मामलों पर हो, दीवानी मामलों हो या फौजदारी, आप लोग 7वीं कक्षा में इसके बारे में पढ़े थे कि दीवानी मामले क्या है, फौजदारी जमीन जायदाद से संबंधित। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, चोरी डकैती, हत्या, मारपीट, है ना, ये फौजदारी के अंतर्गत आता है। दीवानी मामले के अंतर्गत आता है। जमीन जायदाद के जो भी मुकदमे होते हैं ये इसके अंतर्गत आता है। तो ये मुकदमा अगर मान लो उच्च न्यायालय में ये मुकदमा जो है अगर जहाँ भी जैसे कि चल रहा है ना, उच्च न्यायालय में चल रहा है, तो उच्च न्यायालय में अगर मान लीजिए उनको लगता है कि उनके खिलाफ उचित न्याय नहीं हुआ है, तब वो क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अपने अपील करते हैं, तब फिर उनकी सुनवाई की जाती है। ये हो गया दूसरा। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया, अपीलीय अधिकार हो गया। अब तीसरा आता है इसके अंतर्गत परामर्श क्षेत्राधिकार। ये परामर्श क्षेत्राधिकार क्या है,
हमने 3 अधिकार यहाँ पर देखे। उच्चतम न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियों के अंतर्गत प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार, और तीसरा आता है परामर्श क्षेत्राधिकार। परामर्श क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है किसी सार्वजनिक महत्व या विधि सम्मत तथ्यों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। विधि सम्मत मतलब कि कानून से संबंधित जो भी है, सार्वजनिक महत्व का या कानून से संबंधित कोई भी तथ्य है उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति जो है सार्वजनिक महत्व की कोई भी बात या कानून से संबंधित कोई भी बात रहेगा तो वह जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, मतलब कि उससे परामर्श लेगा, मगर वो जो भी परामर्श उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी वह उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। जैसे कि आप लोग किसी को कोई सुझाव दे रहे हैं तो सुझाव को आप दे रहे हो, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है उस सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। वैसे यहाँ पर राष्ट्रपति जो है उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यह संसद द्वारा पारित अधिनियमों का पुनरावलोकन कर सकता है। संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर यानी कि क्या बता रहा है कि संविधान में कोई भी कानून जो रहेगा, कोई भी प्रावधान रहेगा, उसके विरुद्ध होने पर कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। तो हम लोग आज देखें कि किस प्रकार से राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति का क्या क्या कार्य होता है, ये सारी चीजें हमने जाने। साथ में ये जो उच्चतम न्यायालय है उसके अधिकार और शक्तियों के बारे में पढ़े। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है।